देखिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है हमारा। पहला चैप्टर का जो नाम है वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मेनली यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है डिटेल में कि आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है और उससे उत्पन्न जो क्षेत्र होता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं वो क्या होता है, और इन दोनों से रिलेटेड आवेश या फिर वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से आवेश होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम लिखा ही हुआ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो अगर आवेश के बारे में देखा जाए तो आवेश का आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा आवेश का कि आवेश क्या होता है, ये भी सुना होगा एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, थोड़ा बहुत ये सबने आइडिया सुना होगा। लेकिन एक्चुअल में आवेश है क्या, किसको हम बोलेंगे कि वो आवेश आ चुका है, किसको हम बोलेंगे कि वो चार्ज्ड हो चुका है, वास्तव में आवेश क्या होता है, रियल लाइफ में हमें आवेश के उदाहरण कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, है ना, उन सभी को हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्थिर वैद्युतिकी जो होता है वो एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे जब आवेश जो है रुका हुआ होता है। तो जब कभी भी आवेश रेस्ट पर है और उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को जो समझना होता है वो हम किसके अंतर्गत समझते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर समझते हैं। देखो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब क्या होता है रेस्ट, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश से रिलेट करता है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही मतलब ये होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर या स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, जब चार्ज रुका हुआ होता है। तो आवेश अगर रुका हुआ है, रेस्ट पर होता है, तब उसको हम बोलेंगे कि वो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आ रहा होगा। और जो स्थिर वैद्युतिकी है इसके अंतर्गत हमारी जो फिजिक्स है इसके पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इसी के अंतर्गत आता है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स का, इन दोनों को ही मिला के आप स्थिर वैद्युतिकी बोल सकते हो कि स्थिर वैद्युतिकी है। तो पहला चैप्टर हो चाहे दूसरा चैप्टर हो, दोनों ही चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, आवेश के बारे में। और आवेश के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो किस तरीके के आवेश के बारे में पढ़ रहे होंगे, जब आवेश रेस्ट पर होगा, जब आवेश रुका हुआ होगा। दोनों ही चैप्टर्स के अंदर आवेश जब रुका हुआ है तभी हम पढ़ेंगे, जिसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे, चार्ज एट रेस्ट। ये मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी का। क्लियर है। अब मेन चीज़ यही आती है कि आवेश क्या है। अगर आवेश को हमें पढ़ना है डिटेल में तो आवेश एक्चुअल में है क्या। तो आपने देखो बहुत सारी चीज़ें आवेश से रिलेटेड देखी होंगी। जैसे कभी आपने ये देखा होगा, जैसे मेरे पास पेन है, मैं इसे बालों पे इस तरीके से रगड़ूँ, यहाँ पे रब करूँ और आप जो है धूल के कणों के ऊपर लेके जाओ तो धूल के जो कण होते हैं, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके इस पे आके चिपक जाते हैं। मैंने टच नहीं किया, धूल के ऊपर ही है, लेकिन वो पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं। तो वो जो चिपक रहे हैं किसकी वजह से चिपक रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ वहाँ पे अट्रैक्शन हुआ है। और अट्रैक्शन किस वजह से हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हम आवेश जनरेट कर देते हैं। ऐसे करके जैसे किया तो आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने से वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पास में आ रहे हैं। तो इस तरीके से अट्रैक्शन होने लगता है। या फिर आप कभी भी देखो, जैसे सर्दियों के टाइम पे आपने देखा होगा, जैसे कपड़े वगैरह जो होते हैं हमारे, जो ऊनी कपड़े होते हैं, उनको आप ऐसे करके करते हैं तो चटर चटर की आवाज़ आती है। चटर चटर जो आवाज़ आती है वो भी किसकी वजह से आती है कि उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश की वजह से ही आती है। या आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे देख रखी होंगी, जैसे कंघा है, ये वही है, कंघा है, एक आपके पास कंघी है और इस कंघी को इस तरीके से आपने रब किया। रब करने के बाद में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लगा दिए आपने, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक कागज़ के टुकड़े हैं। कंघी को रब करोगे और उसके ऊपर अगर आप रखोगे तो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो जो है कंघी पे आके जो है चिपक जाते हैं। इसे आप खुद कर सकते हो घर पे जाके, आज आप करके देख लेना। कंघी लेना है, उसे रब करना है, इस तरीके से रगड़ना है। पार्टिकल्स होने चाहिए छोटे छोटे, ऐसा नहीं है बड़ा सा टुकड़ा आपने कागज़ का रख लिया और उसको जो उठवा रहे हो।
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए। तो जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे यहाँ पे कागज़ के जो टुकड़े हैं वो अपने आप ही इस कंघी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके ऊपर जाके। तो ये है। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो जैसे गुब्बारा वगैरह है, गुब्बारे वगैरह है, गुब्बारों को आप रगड़ दो, जैसे कोई भी 2 गुब्बारे हैं उनको आपने रब कर दिया और ऐसे करके बस दोनों को पास पास में लेके आ रहे हो, है ना, तो गुब्बारे जो है एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं अपने आप ही, ऐसे करके उन पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, अपने आप ही वो दूर दूर जाना चाहेंगे। या फिर गुब्बारे हैं और आपके पास में एक रॉड है, रॉड जो वो आती है पाइप वाली जो रॉड है जिसमें पानी जाता है, प्लास्टिक वाली जो आती है, तो उस रॉड को आप रगड़ो और गुब्बारों के पास में लेके जाओ रॉड को। तो रॉड को जब गुब्बारों के पास में लेके जाते हैं तो गुब्बारे उससे दूर दूर जाते हैं, रिपल्शन करते हैं वहाँ पर। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है? आवेश की वजह से ही हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे गुब्बारा है आपके पास में, इस बिल्ली के बाल जो है वो ऊपर की ओर अट्रैक्ट हो गए अपने आप ही। ये रियल में होता है, आप खुद कर सकते हो इन सब चीज़ों को, ये कोई अलग से कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, सब कुछ रियल वाले फिनोमेना है कि जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को रगड़ो आप, रबिंग करो और उसे जो है इस तरीके से बिल्ली के बाल जो है उसके ऊपर लेके जाओ तो वो जो है अपने आप ही क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर आप पहले वाले डायग्राम को यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बहुत ही अमेजिंग सा फिनोमेना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है ना, एक चार्ज मशीन होती है, चार्ज को जनरेट करने वाली मशीन होती है। यहाँ पे ये जो लगी हुई है इसमें चार्ज फ्लो होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, चार्ज मशीन है, इस पर अगर आप टच करोगे आप जाके तो इतनी चार्ज होती है कि जो हमारे बाल हैं वो ऊपर की ओर उड़ने लग जाएंगे, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शहरों में तो कई जगह ये जो अवेलेबल है, ज़्यादातर पहले विदेशों में हुआ करता था, अब तो खैर हर जगह मार्केट में शहरों में ये अवेलेबल है। तो वहाँ जब आप इसे चार्ज करोगे तो जो बाल हैं वो क्या करते हैं? अपने आप ही स्ट्रेट हो जाते हैं ड्यू टू रिपल्शन। तो ये सब जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? आवेश की वजह से हो रहे हैं, चार्ज की वजह से हो रहे हैं। अब चार्ज मेनली होता कितने तरीके का है भाई? 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अच्छा, इसका एक और रियल फिनोमेना आप देख सकते हो, आप खुद घर पे जाके कर सकते हो आज घर जाके। जैसे कोई रॉड है आपके पास में, वो प्लास्टिक वाली जो रॉड है जिसमें पानी की टंकियों में जो जाता है वो क्या बोलते हैं उसे हम? हाँ, पाइप वाला जो रोड है। अब उसको ही ऐसे करके रबिंग करोगे आप, किसी टॉल वगैरह से रब कर लेना और पानी की टंकी चला रखी है आपने, वहाँ से पानी फ्लो कर रहा है और पानी की टंकी जो है, पानी जो है बहुत थोड़ा सा फ्लो करवाना है, छोटा छोटा पानी जो है फ्लो कर रहा है, हल्का हल्का सा फ्लो कर रहा है। अब उस रॉड को अगर आप पानी के पास में लेके जाओगे, जब पानी फ्लो कर रहा था पहले तो सीधा जा रहा था, क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटी खींच रही थी। जैसे ही आप रॉड को रबिंग करके उस पानी के सहारे लेके जाओगे तो पानी जो है उस रॉड की ओर आना लगता है, ऐसे करके इस तरीके से मुड़ने लगता है। आप करके देखना घर पे, इस तरीके से पानी ऐसे करके मुड़ने लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो कहाँ अट्रैक्शन होगा, कहाँ रिपल्शन होगा, कहाँ पर आकर्षण है, कहाँ पर प्रतिकर्षण है, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाई, जो आवेश है, विद्युत आवेश है क्या एक्चुअल? तो देखो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है कोई भी चीज़, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो वैद्युत आवेश है। क्या है? वैद्युत आवेश है। जैसे आपने ये देखा भी होगा, आकाश में बिजली का चमकना, तो जब बिजली कड़कती है तो वो सब क्या है? आवेश के कारण ही तो हो रहा है। सारी की सारी जितनी भी कहानी हो रही है, वो बिजली बनती है, बिजली कड़कती है, आवेश नीचे की ओर आता है ना। तो आकाश में बिजली का चमकना आवेश के कारण ही होता है। या आवेशित कंघे से कागज का चिपकना जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है? आवेश की वजह से ही होता है। अब आवेश जो होते हैं मेनली 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक तो होता है पॉजिटिव, जो आवेश होते हैं कितने तरीके के हैं? 2। एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की खास बात क्या होती है भाई? खास बात ये होती है कि अगर एक जैसे आवेश पास पास आ जाएं, जैसे पॉजिटिव को मैं पास पास में लेके आ जाऊं या नेगेटिव को पास पास में लेके आ जाऊं, तो एक जैसे आवेश अगर आ गए तो एक दूसरे से वो दूर दूर जाना चाहते हैं, यानी उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और अपोजिट नेचर के हैं, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों कैसे करेंगे? आपस में पास पास आना चाहेंगे, अट्रैक्शन होगा। देखो यहाँ दिखा रखा है, पॉजिटिव है, दोनों दूर दूर भाग रहे हैं, ये वाला जो है आवेश है। नेगेटिव है ये वाला, और ये वाला कैसा है भाई? पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों पास पास की ओर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आवेश होते हैं। मेनली आवेश होता क्या है? बस आप यही बोलोगे। आप ये भी बोल सकते हो कि आवेश जो होता है किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का
वह गुणधर्म होता है जिससे कि वह किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सके, वह आवेश कहलाता है। तो दूसरी डेफिनेशन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का गुणधर्म है जिससे वह किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वही क्या कहलाएगा, आवेश। अब आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का होता है, वो आगे चल को बात करते हैं नेक्स्ट हम। अच्छा, आवेश के मात्रक देखेंगे भाई। आवेश के जो मात्रक होते हैं, इसकी अगर एसआई यूनिट देखी जाए तो एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होता है इसका मात्रक भाई, कूलाम होता है। इसका मात्रक एक तो होता है कूलाम, इसे दूसरी पेन से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है शायद, ये कूलाम है एक तो इसका मात्रक। अच्छा, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है ESU, या फिर इसे आप बोल सकते हो स्टैट कूलाम। इसे हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखोगे, स्टैट कूलाम, या फिर क्या बोलते हैं हम इसे, ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ESU कहीं लिखा आ जाए या स्टैट कूलाम कहीं लिखा आ जाए तो ये आवेश के ही मात्रक हैं, सीजीएस पद्धति में मात्रक होते हैं। एक अन्य मात्रक भी होता है इसका भाई, अन्य मात्रक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या फिर एब कूलाम। एब कूलाम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तो EMU है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को क्या बोला है, ESU, इस तरीके से। तो ESU, EMU या एब कूलाम, स्टैट कूलाम या कूलाम, ये चारों पांचों मात्रक लिखे हुए हैं, ये सब किसके मात्रक हैं, आवेश के ही हैं। स्टैट कूलाम बोलो या ESU बोलो, दोनों का मतलब सेम है। EMU बोलो या एब कूलाम बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी आप देख सकते हो भाई, कभी कभी कंपटीशन में ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए बच्चों को। तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। तो एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹ ESU, किसमें, एक कूलाम के अंदर होते हैं। अगला है एक EMU जो होता है, एक EMU में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁸ ESU के बराबर होता है। तो एक कूलाम तो 3 × 10⁹ ESU होता है, और एक EMU किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ ESU के बराबर होता है। अब आपसे अगर बोल दिया जाए कि कूलाम और EMU में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो इन दोनों में भी आप डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो। कैसे बताओगे, आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो ESU से ESU कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, इससे 10 टाइम्स कटेगा, तो 1 कूलाम बराबर निकल के आ जाएगा, 1 कूलाम = 10 EMU के बराबर आपका रिलेशन ये निकल के आ जाएगा। तो कोई भी दो रिलेशन अगर याद है तो तीसरा तो आप ऑटोमेटिक तुरंत निकाल ही लोगे कि क्या पूछा गया है हमें। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, या एक EMU में 3 × 10⁸ ESU के बराबर है, या एक कूलाम किसके बराबर आएगा, 10 EMU के बराबर आ जाएगा। ये आवेश के मात्रक हैं, ध्यान रखने हैं आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ तथ्य हैं, और संबंधित जो तथ्य हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उन्हें देखिए। पहला है, वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव। इसको आप क्या बोलोगे, धनावेश, और ये क्या है भाई, ऋणावेश। तो 2 तरीके आवेश हैं, धनावेश है और ऋणावेश। अब दोनों तरीके के जो आवेश होते हैं, धनावेश या ऋणावेश, ये देखो किस तरीके से बनते हैं। एक्चुअल में आवेश ये आते कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, तो पूरी दुनिया किससे मिलके बनी हुई होती है भाई, परमाणु से। पूरी दुनिया परमाणु से मिलके बनी हुई है। परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, यौगिक से जितने भी पदार्थ हो रहे हैं वो सारे के सारे परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। अब परमाणु किससे मिलके बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही होते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा।
परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वो घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ये परमाणु बना लिया, परमाणु में नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं भाई, घूमते रहते हैं। बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरीके से इनमें क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणावेश, और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, धनावेश। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है, ना उसके पास पॉजिटिव ना वो नेगेटिव रखता है। इनका जो आवेश है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, प्रोटॉन का जो आवेश है वो कितना है, या इनके द्रव्यमान कितने कितने होते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। इसीलिए इनको मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर निकाला जाए तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है -e के बराबर, और e की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये -19 कूलम है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, यानी नेगेटिव आवेश है। सिमिलरली अगर मैं प्रोटॉन के आवेश की बात करूं तो ये कितना होता है, +e के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। और अगर बात की जाए न्यूट्रॉन के आवेश की, तो न्यूट्रॉन तो कैसा होता है भाई, उदासीन है। उदासीन का मतलब इसके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कैसा भी आवेश ही नहीं, आवेश रहित है न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों का आप देख रहे हो आवेश का परिमाण तो समान है, बस अंतर इतना है, एक ऋणावेश है तो दूसरा कैसा है, धनावेशित है, इतना अंतर होता है। तो ये तो मैंने किसके बारे में आपको बताया है, आवेश के मतलब आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब इनके आपको द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान भी जो है आगे फिजिक्स में यूज़ होता ही रहता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me से मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, तो इतना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आप देख रहे हो, इसे थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, 9.1 गुणा 10⁻31, 10⁻31 का मतलब सोच के देखो, 9.1 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 10⁻31 से डिवाइड कर रहे हो। 10⁻31 को इमेजिन करके देखो, एक के आगे 0 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 31 जीरो लगे हुए हैं, उससे किसी चीज़ को भाग दे रहे हो तो उसका द्रव्यमान कितना सा निकल के आ रहा होगा, समझ पा रहे हो। सबसे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल होता है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। अभी यहाँ इस लेवल पे समझे तो वैसे इनसे भी जो है छोटे पार्टिकल अब तक तो डिस्कवर हो चुके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे नाभिक वाले चैप्टर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं बहुत सूक्ष्मतम पार्टिकल है एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालोगे। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद है आपको किसी को, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये भी होता है। अंतर केवल इतना सा है कि प्रोटॉन में तो यहाँ पर कितना होता है 3 और न्यूट्रॉन में कितना होता है 5, लगभग समान ही है। आप बोल सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का मास क्या होगा, समान ही है लगभग, बस हल्का सा न्यूट्रॉन का बहुत छोटा सा मास ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप मासेस के बारे में भी रिलेशन देख सकते हो कि मास किस तरीके से यहाँ पर रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कितना है, प्रोटॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है। कर सकते हैं भाई, याद आराम से हो जाएगा। आवेश पता हो गया, मास पता हो गया, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे तो प्रोटॉन का भी मास अपने आप में बहुत कम है, 10⁻⁻27 आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो इनके बीच में कितनी की पावर का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 10⁻4 का डिफरेंस आ रहा है। 10⁻4 का मतलब आप समझ रहे होंगे कितना होता है भाई, 10,000 गुना होता है।
मैं बोल सकता हूँ लगभग अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 10,000 गुना होता है, अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं इस तरीके से। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को न्यूमेरिकल्स वगैरह में नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं उसे, तो इसीलिए उसे यूज़ किया जाता है। चलो ये तो हमारा हो गया कि दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, इस तरीके से हमारे आवेश होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, जो वस्तु या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पर धनावेश आता है, तथा जो ग्रहण करते हैं उस पर कैसा आता है भाई, ऋणावेश आ जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि धनावेश या ऋणावेश क्यों आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे मेरे पास दो वस्तुएं हैं, अब दो वस्तुएं हैं तो इसके पास कुछ प्रोटॉन होंगे कुछ न्यूट्रॉन होंगे, इसके पास में कुछ प्रोटॉन होंगे कुछ न्यूट्रॉन होंगे। मैंने मान लिया पहले जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने ही क्या है न्यूट्रॉन, जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने ही इसके पास न्यूट्रॉन है। तो जितना नेगेटिव आवेश है उतना ही पॉजिटिव आवेश, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो पहले तो ये आवेश मतलब पहले तो वस्तु एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे होंगे, उदासीन होंगे, यानी ये भी उदासीन है ये भी उदासीन है। अगर मैंने माना, देखो ध्यान से देखना, मैंने माने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्या है प्रोटॉन, इधर मैंने मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 क्या है भाई प्रोटॉन। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इधर इस पर ट्रांसफ़र कर दिया तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे केवल। पहले तो ये दोनों बराबर थे, जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था, तो उदासीन था। पहले ये भी बराबर थे, जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव था, ये भी उदासीन था। लेकिन मैंने अब क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला और कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे, 4, और प्रोटॉन तो वही रहेंगे भाई 5 ही। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इधर कितने हो गए होंगे, 11, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। कितना आ गया होगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, यानी इस पर कितना चार्ज आ गया होगा, +E के बराबर। यहाँ क्या ज़्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज आ गया होगा, यानी इस पर कितना चार्ज आ गया, -E। तो अगर कोई भी दो वस्तु उदासीन है, किसी वस्तु में से आपने इलेक्ट्रॉन अगर निकाला है, यानी इलेक्ट्रॉन की वहाँ कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ गया होगा। और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया होगा उस वस्तु पे कैसा चार्ज आ गया होगा भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +E, और इस पर कितना आएगा, -E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो +2E -2E, अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागती +3E -3E। वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि जो वस्तु या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं उस पर तो धनावेश आता है, और जो ग्रहण करती हैं उस पर क्या आ जाता है भाई, ऋणावेश आ जाता है। तो इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो है आवेश की उत्पत्ति होती है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, आवेश जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम केवल इलेक्ट्रॉन को ही त्याग सकते हैं या ग्रहण करवा सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं किया जा सकता क्या भाई? तो प्रोटॉन को नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि देखो परमाणु के अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहते हैं, कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाह्य कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो आसानी से यहाँ से निकल आते हैं या आसानी से इसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन प्रोटॉन तो किसके साथ में बना हुआ है, नाभिक के साथ में है। और नाभिक जो होता है दुनिया का सबसे टफेस्ट जो पार्टिकल है वो नाभिक ही होता है। नाभिक पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट पार्टिकल है, न्यूक्लियस नाभिक को ही बोला गया है। तो नाभिक इतना कठोर होता है, इतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि अगर कोई बाल्टी है, उस छोटी सी बाल्टी 10 किलो वाली बाल्टी है, 10 लीटर वाली बाल्टी है, अब उसमें आपने केवल और केवल नाभिक को ही भर दिया है, केवल नाभिक को भरे जा रहे उस बाल्टी में, तो आप सभी मिलकर उसे उठा नहीं पाओगे। आप सभी क्या, आप सब ट्रैक्टर लगा लेना, जेसीबी लगा लेना, कुछ भी लगा देना, उसे हिला तक नहीं पाएगी। तो ये तो कह रहे हो ये कैसे हो जाएगा भाई, बाल्टी है एक छोटी सी और जेसीबी उसे हिला नहीं पा रही है ना। तो क्यों नहीं पाएगा, हिला क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि इतना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल है, इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी है, उतना ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा कि उसे टच नहीं कर पाएगा।
उस छोटी सी बाल्टी का जो मास है वो लगभग चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर आ जाता है, थोड़ा बहुत ही कम रहता है, अप्रॉक्सीमेट चंद्रमा के बराबर आ जाता है। इमेजिन करके देखो मैं क्या बोल गया कि बाल्टी का जो मास है, जो वेट है, वो क्या आ जाएगा, चंद्रमा के बराबर। समझ पा रहे हो इस चीज़ का मतलब क्या है? क्यों है? क्योंकि वहाँ हमने केवल नाभिक भरा है, और नाभिक इतना ठोस है, इतना टाइट पार्टिकल होता है कि जो है उसमें अगर भर दोगे तो इतना ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा। आपने कभी सोचा नाभिक के अंदर भाई कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो खूबी होगी इसके अंदर? जो न्यूक्लियर बम्स का नाम आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर बम होते हैं। न्यूक्लियर बम जो छोड़े जाते हैं भाई पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देते हैं, पूरे के पूरे देश को तबाह कर देते हैं, जो न्यूक्लियर बम्स होते हैं। तो ऐसा उसके अंदर क्या होता होगा न्यूक्लियर बम के अंदर, उस छोटे से वो बम जो होता है उसके अंदर ऐसा क्या भरा हुआ है कि पूरा का पूरा शहर ख़त्म, पूरा का पूरा देश ख़त्म। सोचा है कभी आपने? तो सोचा करो ऐसी चीज़ों को, है ना, कि इसमें ऐसा क्या पदार्थ डाला जाएगा होगा, है ना। होगा तो कुछ ना कुछ पदार्थ ही भाई, है ना। पूरा का पूरा शहर कितना बड़ा है ना, उन सबको जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है, इतनी ज़्यादा अपार मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, गैस निकल रही है। तो ये पूरा कमाल जो है इसी का होता है, नाभिक से ही रिलेटेड होता है। नाभिक को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है कि आप उसे जस्ट तोड़ो और प्रोटॉन खींच के ले आए, आप प्रोटॉन को दे दिए, ये पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र जो है आराम से करते हैं। तो ये पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन पे चलती है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करो और धनावेश या ऋणावेश जो है आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी वही लिखी हुई है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा भी रहा था कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित कर देना, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इधर प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण को है बिल्कुल। तो यहाँ तक प्रतिकर्षण और यहाँ रिपल्शन होगा। समान प्रकृति का मतलब समझ रहे हो? समान प्रकृति का मतलब है कि दो पॉजिटिव चार्ज दे दिए जाए या फिर कैसे आ जाए भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाए। ऐसे लिख लेता हूँ, चलो मैं, एक पॉजिटिव यहाँ है, एक पॉजिटिव यहाँ है, या फिर एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है। इस तरीके से अगर आ रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या इधर नेगेटिव आ जाए इधर पॉजिटिव आ जाए, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो यहाँ आकर्षण होगा, ऊपर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। आकर्षण बोले तो अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण बोले तो रिपल्शन। प्रतिकर्षण यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव नेगेटिव पास पास आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहेंगे। लेकिन अपोजिट नेचर अगर आ गया तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे। दुनिया का सिद्धांत ही यही है कि कोई भी अपोजिट नेचर का चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट नेचर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। और सेम नेचर अगर आ रहा है तो सेम नेचर क्या करेगा भाई, रिपेल करता है एक दूसरे को, तो रिपेल करेगा। तो इस तरीके से ये पार्टिकल के लिए हो रहा है, वैलिड जो हो रहा है ये पार्टिकल के लिए बता रहा हूँ, किसी छोटे से पार्टिकल के लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि वस्तु आकर्षण नहीं करती, जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वस्तु हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं, मैं किसी पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वस्तु अगर समान प्रकृति के हैं तो वो तो आकर्षण भी कर सकती हैं, प्रतिकर्षण भी कर सकती है, वस्तु अगर वर्ड आ जाए, क्योंकि वस्तुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्टिकल अगर है केवल, तो पार्टिकल के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण ही होगा, या विपरीत प्रकृति के आ जाए तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखो दो हमने यहाँ पे पार्टिकल लटका रखे हैं, इधर है एक इधर है, रस्सी से बंधे हुए हैं पार्टिकल, और इन दोनों पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अगर आप दोनों रस्सियों को ऐसे करके लटकाओगे, नेगेटिव नेगेटिव है, तो अपने आप ही वो रस्सी दोनों ऐसे करके हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ऐसे करके, क्योंकि ये इसको धक्का दे रहा होगा, ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा होगा, और ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो रस्सी कायदा में तो ऐसे सीधी सीधी लटकी होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने आप ही आवेश के प्रतिकर्षण के कारण कुछ इस तरीके से रस्सियाँ हो जाएंगी। सिमिलरली ये नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी ऐसा ही होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो तो भी प्रतिकर्षण होगा, तो भी जो है रस्सियाँ इस तरीके से हो जाएंगी। लेकिन अगर ये अपोजिट नेचर की हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, उनके बीच में आकर्षण। अब क्या कहेंगे ये
कि ये दोनों एक दूसरे के पास पास आना चाहेंगे, ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन होगा यहाँ पर। ये कहेगा तू मेरी ओर आ, ये कहेगा मैं तेरी ओर, तो दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट नेचर है। तो इधर आकर्षण और इधर क्या हो गया? प्रतिकर्षण। तो पहला आवेश का गुण तो यही है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। नेक्स्ट है हमारा आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। इसका देखो मतलब क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? देखो, जो आवेश होता है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि होती है? अदिश। आप जो है यहाँ पर लिख भी लेना, जब हम आवेश को पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, यहीं पे आप जो है लिख सकते हो, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है कि इसके पास कोई भी दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है भाई? परिमाण होता है। तो आवेश क्योंकि एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि का मतलब केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशि का मतलब ये किसको फॉलो करेगी? अदिश के नियमों का पालन करेगी, सदिश के नियमों का पालन नहीं कर रहा होगा जो आवेश है। और इसका मतलब सीधा सीधा सा मैं आपको बस इतना सा बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दे दिए जाएँ कि इधर जो है प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q3 है। तो आपसे अगर बोला जाएगा कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q नेट कितना हो जाएगा, तो Q नेट आप बोल सकते हो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। यानी जो भी आवेश आपको दे रखे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, आप उन्हें सीधा सीधा जोड़ सकते हो या फिर क्या कर सकते हो भाई? घटा सकते हो। तो आवेशों को सीधा जोड़ के या घटा के हम जो है कुल आवेश, नेट आवेश निकाल सकते हैं आराम से कि नेट आवेश हमारा इतना आ रहा होगा। एक सरल सा, बहुत छोटा सा मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। ये रही वस्तु, यहाँ पे मैंने मान लिया प्लस 10 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर माइनस 2 कूलाम है, यहाँ पर 4 कूलाम है और यहाँ पर मैंने प्लस 2 कूलाम चार्ज मान लिया। आपसे बोला जाए बताओ कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश सीधा सीधा है, कोई कुछ करना ही नहीं है भाई, जोड़ना घटाना है बस। प्लस 10 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 6 कूलाम का चार्ज होगा अगर मैं कुल आवेश की बात करूँ तो बस यही है आवेश की योज्यता। यानी क्या है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। अतः किसी निकाय का कुल आवेश धनात्मक या और ऋणात्मक आवेशों के अनुसार चिन्ह लगाकर साधारण योग के बराबर होता है। तो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, उन दोनों का आवेश के अनुसार चिन्ह लगाओ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाओ, और उनके जो है अदिश योग के बराबर जो है हो जाएगा। योगफल सीधा सीधा उनको कर लो, वही आवेश की योज्यता है। समझ गए आवेश की योज्यता का मतलब? बस जोड़ देने हैं, घटा देने हैं, सिंपल, जो आप रूल पढ़ते हुए आए हो। नेक्स्ट है हमारा आवेश का संरक्षण। इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है, आवेश का संरक्षण क्या है? इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने देखो संरक्षण जो है, कंजर्वेशन जो है, कई सारी चीज़ों का पढ़ा होगा कि द्रव्यमान का संरक्षण होता है, या ऊर्जा का संरक्षण होता है, या संवेग का संरक्षण होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, 10th में, 11th में सारे वर्ड। इसी तरीके से यहाँ वर्ड आया है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी दुनिया में जितना आवेश है वो आवेश हमेशा उतना ही रहता है। कुल आवेश हमेशा नियत ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आवेश अपने आप उत्पन्न हो रहा हो या अपने आप नष्ट हो रहा हो। आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल और केवल एक वस्तु से उठाया और दूसरी वस्तु को दे दिया, इतना काम किया जा सकता है। जिस वस्तु से आपने आवेश को उठा दिया, निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु को आपने उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया वो ऋणावेशित हो जाती है। इस तरीके से आप आवेश को जनरेट कर सकते हो। बाकी आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इस पे आवेश को उत्पन्न कर दिया है। उत्पन्न वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? उत्पन्न का मतलब है कोई चीज़ आपने नई बना दी है, नया आ गया, कोई अलग से बना दिया।
आप तो बस इतना कर सकते हो कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित। बस आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो दो वस्तु रखे हैं, इधर से उठा के इधर भेज दिया, और वो भी किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन की मदद से। इलेक्ट्रॉन को उठा के भेज दो, उसी से जो है एक तरीके से आवेश का स्थानांतरण हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? आवेश होता है। तो वही लिखा है, वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल ट्रांसफर कर सकते हो आप। यहाँ पे इस तरीके से मैं पहले समझा देता हूँ कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं, ये रही दो वस्तुएं, और ये वही है बिल्कुल कि इधर से आपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा? प्लस ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ई। दो को किया है तो प्लस 2e, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 2e। तीन को किया है तो प्लस 3e, माइनस 3। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देखो दो वस्तुएं हैं, यहाँ पे देखो कुछ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और नेगेटिव भी कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नेगेटिव है। और यहाँ कितना है? 1 2 3 4, 4 क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे कि इधर से दो नेगेटिव को उठा के कहाँ पर भेज दिया है हमने? दूसरे वाले में भेज दिया है। दो नेगेटिव को उठा के, दो नेगेटिव यहाँ से उठा के यहाँ पर भेज दिया। तो अब क्या हो गया? ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल धनावेश तो वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों की ओर धनावेश वही है, ऋणावेश भी वही होगा, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे भी क्या है? 1 2 3 4 5। बस अंतर इतना सा आ गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के इधर भेज दिया है, बस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ भेज दिया, बस इतना सा अंतर आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके आप जो है आवेश को एक तरीके से स्थानांतरित करके बोल दोगे कि वो धनावेशित हो गई है या फिर ऋणावेशित हो गई है। बाकी उत्पन्न नहीं कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, इसी को हम बोलते हैं आवेश का संरक्षण। और अगली जो प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटमीकरण, और ये जो है आवेश का क्वांटमीकरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है आवेश का क्वांटमीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये क्वांटमीकरण होता क्या है समझते हैं, पहले ढंग से समझना। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान, जो आवेश का कुल मान होता है सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश होता है प्लस ई जो हमने पढ़ा था 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जो होता है, उसका पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश सदैव कुछ इस तरीके से होगा कि Q बराबर होता है, इधर लिख लेता हूँ कि Q बराबर होता है हमेशा प्लस माइनस NE के बराबर। Q किसके बराबर होता है भाई? प्लस माइनस NE के बराबर होता है। आवेश हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, प्लस माइनस NE के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे N का क्या मतलब है और E का क्या मतलब है? E का तो मतलब है मूल आवेश, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम इसकी वैल्यू होती है। और N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और कौन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? स्थानांतरित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो पूरा ही लिख लेता हूँ, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जो भी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, उतना ये चार्ज है, मतलब N की वैल्यू है। तो N कुछ इस तरीके से हो सकता है 0 1 2 3 4, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। यानी अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है तो आवेश कितना आ जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करिए तो आवेश 0 होगा, उदासीन है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया तो कितना मिलेगा? प्लस माइनस ई। 2 कर देंगे तो प्लस माइनस 2e, 3 कर देंगे तो प्लस माइनस 3e, 4 कर देंगे तो प्लस माइनस 4e। इसी तरीके से आवेश का ट्रांसफ़र होता रहेगा। यानी कि इसे मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। अब आपने क्या किया? इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपने एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन? एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया तो इस पर कितना चार्ज आ गया होगा? प्लस ई, और इस पर माइनस ई। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए तो इस पर कितना आएगा? प्लस 2e।
यहाँ पर -2, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए +3e, यहाँ पे माइनस, इसी तरीके से करते 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 आपने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पे +ne और यहाँ पर -ne इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से हो रहा होगा। यानी आवेश हमेशा क्या है भाई, हमेशा ±ne के ही फॉर्म में रहेगा। आवेश हमेशा ±ne के ही फॉर्म में रहता है। यानी आवेश हमेशा ऐसे ही होगा कि +-e या +-2e या +-3e या +-4e या +-5e, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है वहाँ पे प्लस आएगा, जिसको दिया है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी फॉर्म में रहता है आवेश। आवेश कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि Q की वैल्यू ऐसा मिल जाए कि 1.2e आ जाए, कि Q की वैल्यू आ जाए -6.8e, कि Q की वैल्यू आ जाए 3.5e। ये आवेश संभव नहीं है। नॉट इक्वल लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए। 1.2e का मतलब क्या होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन आपने तोड़ के जो है ट्रांसफ़र कर दिया, पर इलेक्ट्रॉन या तो अकेला गया होगा या 2 गए होंगे या 3 गए होंगे या 4। ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कर करके भेज रहे हो आप, जो है कि 1.2 को भेज दिया मैंने, कि 6.8 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, कि मैंने 3.5 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। तो इस तरीके से आवेश पॉसिबल इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ के नहीं भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉन को आप सीधा सीधा भेजोगे 1 2 3 4 5 6, इसी फॉर्म में जितने आपने इलेक्ट्रॉन भेज दिए उसी फॉर्म में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण है कि आवेश हमेशा इसी फॉर्म में हो सकता है पॉसिबल। वो ऐसे फ्रैक्शन में इस तरीके से कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो किस लिए होगा, इस तरीके से होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर दिए, इस तरीके से आवेश जो है उत्पन्न हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप यहाँ से? अच्छा, अगर आपको कभी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली जाए, इसी फॉर्मूले से आप ये भी बोल सकते हो कि n किसके बराबर आ जाएगा, Q/E। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, n बराबर आ जाएगा Q/E। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, यहाँ से आप निकाल के बता सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश, कितना कूलाम है, 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो क्या दिया है हमें, आवेश दे दिया है। आवेश कितना है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है यानी n पूछा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं Q किसके बराबर होता है, Ne। तो n कितना आ जाएगा भाई, Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। E की वैल्यू हम जानते ही हैं कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसको आप लिख सकते हो 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसे सॉल्व करोगे तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को अगर आप मिलाओगे तब जाके 1 कूलाम चार्ज बनता है। इमेजिन कर रहे हैं आप, 10⁻18, 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को जब आप मिला दोगे तब जाके कितना आवेश बनता है, 1 कूलाम आवेश बनता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता ही इतना सा छोटा है, खुद पे बेचारे पे चार्ज ही कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 चार्ज होता है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को मिलाओगे तब आप 1 कूलाम आवेश को बना दोगे। यानी 1 कूलाम आवेश इन सभी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ होगा। आगे करते निकाल लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। 8 कूलाम आ जाए तो 8 लगा दोगे, यहाँ 10 कूलाम आ जाए 10 लगा दो। कितने भी कूलाम आपको चार्ज दे दिया, आप सीधा सीधा जो है निकाल के बता सकते हो कितना आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए, अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए, लगातार उसे धनावेश बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो किसी वस्तु पर धनावेश को बढ़ाया जा रहा है तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? धनावेशित करने का मतलब समझ रहे हैं आप? किसी वस्तु को अगर धनावेशित कर रहे हो तो धनावेशित करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो वहाँ से। इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की उस वस्तु पे कमी हो रही है, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम होगा। यानी आप इस पॉइंट को जो है, एक पॉइंट है, इसे आप लिख लेना, चाहो तो यहीं लिख लो, इस क्वेश्चन के नीचे ही लिख लेना, कहीं पे भी लिख लो, नोट डाल के। किसी वस्तु पर धनावेश बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान घटता है एवं
ऋणावेश बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो ऋणावेश बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन घट रहे होंगे तो मतलब द्रव्यमान कम हो जाएगा। यहाँ क्या था, ऋणावेश बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पॉइंट है, बस छोटा सा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा है। किसको रगड़ा है? ऊन से। रगड़ने पर ऊन इतना 3 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश आ जाता है। तो ये आवेश की वैल्यू दे दी, इतना ऋणावेश आ गया है उसमें। इस प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी आवेश कितना आया है भाई? 3 × 10⁻⁷। परिमाण ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखोगे तो माइनस आया है। माइनस आने का मतलब समझ रहे हो, उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए हैं। ग्रहण करने का मतलब नेगेटिव चार्ज उस पर आ गया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, और इसमें द्रव्यमान स्थानांतरित होगा या नहीं होगा वो भी आपसे पूछा है, और द्रव्यमान अगर होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो देखो आवेश कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो n किसके बराबर होता है भाई? Q/E। तो Q कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷ बट्टे E कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻। सॉल्व करके देखो भाई कितना आ रहा है, फटाफट से बताओ कितना आएगा। ये अगर ऊपर चला गया तो ये आ गया आपका 10⁻12। 3 को 1.6 से डिवाइड करना है, 1.875 × 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थानांतरित किए गए होंगे। अब पूछा क्या यहाँ द्रव्यमान भी होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो ये आपसे पूछ लिया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना आ जाएगा, तो वो भी आप जो है आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं भाई इसे? भाई एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं भाई। एक का इतना है, 2 का अगर निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का निकालना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इतने सारों का निकालना तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कुल यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान अगर हमें चाहिए तो देखो कितना मिल जाएगा। ये 9.1 × 10⁻31 को किससे गुणा कर दोगे भाई? 1.875 × 10⁻12। देखना कितना आ रहा है? 17.06 10⁻23 19। ओके, तो इतने किलोग्राम यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे आप द्रव्यमान भी बता पाओगे कि द्रव्यमान का स्थानांतरण यहाँ पर कितना हो रहा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये भी देख ही लो, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जाता है भाई? कौन कौन से होते हैं? एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और क्या होता है भाई? अर्धचालक। तो चालक, कुचालक और चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक यानी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ये 3 हैं। तो 3 प्रकार से पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। अब इनके बारे में तो आप वैसे जानते ही हो, है ना? चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। तो चालक का मतलब क्या होता है भाई? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवं विद्युत धारा का आसानी से क्या कर देंगे? वो प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, चालक कहलाते हैं। तो जिनमें बिजली आराम से चली जाए
वो चालक हैं। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। विद्युत धारा कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती है भाई, आराम से कोई भी, जैसे धातु ले लो, धातुओं में जो है सभी धातु ले सकते हो आप, सभी धातुएं क्या आ जाएंगे, जैसे सिल्वर है, चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, सोना, ये सब धातु ही तो हैं। अच्छा धातु आ जाए, या फिर मानव शरीर, हमारा जो शरीर है उसमें भी तो बिजली धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये सारे के सारे आप जो है आदि लिख सकते हो, एटसेट्रा। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, चालक। क्या कह रहे हो, ग्रेफाइट भी लिख लो, ग्रेफाइट भी क्या है, धातु है। ग्रेफाइट जानते हो ना कौन सा होता है, वो जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की जो छोटी सी पतली सी रॉड होती है, जिसे आप लिखते हो, वो किसकी बनी हुई होती है, ग्रेफाइट की होती है। उसमें भाई बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ये मैंने आपने देखा होगा, शॉर्ट्स बना रखी है मैंने इसके ऊपर, वो पेंसिल की मदद से जो बल्ब जलाया था, देखा होगा आपने, यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि वो पेंसिल है, उसे आप दोनों ओर से छील लीजिए, और दोनों ओर से अगर आप उसे इधर से अगर बिजली से कनेक्ट कर दोगे तो उससे जो है बल्ब जल जाएगा आसानी से, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और भाई साहब इससे एक्चुअल में बहुत सारी घटनाएं ये हुई हैं कि बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये रियल बता रहा हूँ मैं, बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल को दोनों ओर से छील लेते हैं। ये आदत होती है उनके अंदर, इधर से भी छील लिया, इधर से भी छील लिया। और बच्चे आप समझते हो, बच्चे ही होते हैं, वो फिर पेंसिल से खेलते हैं, खेलते 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 बिजली के स्विच की ओर चले गए और स्विच में जाके घुसा दिया उसको, पीछे से पकड़ रखा है और स्विच में जो है पेंसिल को डाल दिया। तो आप समझ रहे हो ना क्या होने वाला है फिर, है ना। तो इस तरीके से ये आप सभी का ये वो है कि आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ध्यान ये रखना है कि वो पेंसिल को दोनों ओर से ना छीलें कम से कम, क्योंकि दोनों ओर से छील रखा है तो क्या पता बच्चा क्या करे उसे, है ना, कभी भी उसके मन में क्या आ जाए तो वो जो है बिजली के स्विच में ना घुसा दे उसे। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि आप मतलब बच्चा जो है एक ही तरफ से छीले ज़्यादातर जो पेंसिल्स होती हैं, क्योंकि वो ग्रेफाइट की होती है, और ग्रेफाइट आप जानते हो कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है, और उसमें जो है बिजली जाती है। और मानव शरीर को तो आप जानते ही हो, ठीक ठाक लेवल पे बिजली जो है प्रवाहित होती है। और देखो सबसे ज़्यादा अच्छी जो धातु होती है, सबसे अच्छी बिजली कहाँ प्रवाहित होती है, धातु में। उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है। ये भी आपने देखा होगा कि जो बिजली के तार बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। फिर एल्युमिनियम के भी मिलते हैं, दो तरीके के मिलते हैं ना, एक कॉपर का है, कॉपर का महंगा आता है, एल्युमिनियम का थोड़ा सा सस्ता आता है। इसलिए आता है क्योंकि कॉपर अच्छा चालक है, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर अच्छा चालक है। उससे अगर आप डिवाइसेस बना रहे हो तो वो लंबे समय तक चलती हैं। कॉपर की अगर मोटर आपने बना रखी है तो वो जल्दी नहीं फूकेगी, वो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन उससे भी अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। तो फिर आप कहोगे चांदी के बना दो फिर तो तार बिजली के, बिल्कुल बना सकते थे भाई साहब। चांदी अगर इतनी मात्रा में होती तो बिल्कुल बनते, चांदी के ही वायर बनते। लेकिन चांदी की तो आप पता ही है ना, तो चांदी के वायर बनाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि चांदी की मात्रा उतनी है नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता कि चांदी की भरपूर मात्रा होती तो आज बिजली के जो तार हैं वो चांदी के ही बने हुए होते। और ऐसा होता कि चांदी के बिजली के तार होते तो जो डिवाइसेस हैं वो इतनी आसानी से जो है, ऐसा नहीं कि मोटर फूक गई है ना, 1 महीने की गारंटी के मतलब 1 साल की गारंटी है कि 10 साल की, 5 साल की है कि, तो उनकी जो गारंटी होंगी ना, कंपनी की जो गारंटी होगी वो फिर जो है बढ़ जाती। फिर जो है अब आज जो कंपनियां देती है ना कि 1 साल की गारंटी है जिसकी, कि 2 साल की गारंटी है, फिर वो गारंटी बढ़ के 5 साल या 10 साल पे पहुंच जाती। अच्छा रहता है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित हो रही है तो इन तारों में अगर प्रवाहित हो रही है तो ये तार बहुत जल्दी हीट होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। एल्युमिनियम का वायर कॉपर से भी जल्दी गर्म हो जाता है। और चांदी का अगर होता तो चांदी का वायर जो है ज़्यादा समय तक चलाने पे वो कम गर्म होता है, क्योंकि वो आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये यहाँ पे फंडा होता है। अच्छा अगला क्या है भाई हमारा, कुचालक या फिर विद्युत रोधी पदार्थ, जिसे हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। कुचालक बोले तो बिजली को बहुत कम नाममात्र के लिए जाने दे रहे हैं, बहुत कम। या विद्युत रोधी का मतलब पूरी तरीके से रोक ही लिया आपने उस विद्युत धारा को। तो हम बोल रहे हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है इनमें, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाएंगे। एग्जाम्पल बताओ भाई जिनमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक,
कांच और शुद्ध जल, ये क्या कह रहे हो भाई, शुद्ध जल कैसे हो गया? तो यही डाउट आ रहा होगा, शुद्ध जल कैसे हो गया? जल में तो भाई हम देखते हैं खूब ठीक ठाक लेवल पे जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, लेकिन यहाँ जल नहीं लिखा है, जल नहीं लिखा है, क्या लिखा है हमने? शुद्ध जल लिखा है। शुद्ध जल में बिजली धारा नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपने देखा होगा जल को क्या माना जाता है? H2O जो होता है न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश नहीं माना जाता है, लेकिन शुद्ध जल की बात होती है। अब शुद्ध जल का मतलब RO वाला जल नहीं है, RO वाले में विद्युत धारा जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी इतनी अच्छे से उसे प्योर नहीं कर सकती है कि उसमें से आयंस ही खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ आयंस होते हैं RO वाले पानी के अंदर भी, और उसमें अगर आपने बिजली के तार डाल दिए तो उसमें आपने हाथ डाल दिया, देख रहे हो चेक करके बिजली आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको ठीक ठाक से झटका जो है महसूस होंगे, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने जो है RO का पानी लिया और जो है बिजली डाली और हाथ डाला, आप फील कर रहे हो कि बिजली आ रही है नहीं आ रही है, तो अलग ही लेवल का होगा वहाँ पे। फिर शुद्ध जल क्या होगा भाई? RO फेल हो गया यहाँ पे, तो फिर बोलते हैं कहीं कहीं पे लिखा होगा कि जो शुद्ध जल होता है वो होता है पत्थरों से होते हुए टकरा के आने वाला जो जल होता है वो शुद्ध जल होता है, वो भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है। फिर आप कहीं कहीं पे बुक्स में देखोगे कि जो वर्षा का जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है, लिखा रहता है साफ साफ शब्दों में, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। अब वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, इसीलिए आपने सुना होगा, ये बोलते हैं लोग के जो बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी वाली जो होती है, कि उसमें जो है वर्षा का जल डाल दीजिए, जो है वर्षा का जल डाल दो तो वो जो है काम कर जाएगा, है ना। डालने को डाल दो लेकिन वो काम नहीं करता है ना। एक्चुअल में नहीं डालना चाहिए वर्षा के जल को, जो है बैटरी वगैरह है, आप उसे डाल के उसकी जो लाइफ है बैटरी की उसे आप कम कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो 50 रुपये की बोतल आ जाती है, वो 50 की आती है, 40 की आती है, कितने की आती है, जो भी है 30-40 की आ जाती है, तो उसको जो है आप डाल लो, क्या जा रहा है आपका, है ना भाई। अगर आपकी 12-14 हज़ार की अगर बैटरी है तो आप उसमें छोटे मोटे जो है नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर ये है, भारत के अंदर व्यक्ति जो है 14,000 की उस बैटरी को लेके आ रहा है, लेकिन 30 या 40 रुपए का उस पानी को खरीदने में है ना, वो जो कहे नहीं ये पानी बचाना है, वर्षा आने दो, पानी भरूंगा या फिर गर्म करूंगा पानी को, तब जाके उसमें जो डालना है। ये मेंटलिटी होती ही है ना, हमारे यहाँ के लोगों की होती है। वहाँ जो लोग जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर देते हैं, है ना। ये होता है, इफेक्ट होता है। जैसे आपने ये देखा होगा, मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं लोग, मॉल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीद ली, कोई भी पैंट खरीद लिया, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार की जो है एक कपड़ा लेके आ रहे हैं, वहाँ वो आप दे के आ चुके हैं, मतलब अच्छे से ठीक ठाक लेवल पे लुट के आ चुके हो आप वहाँ से, है ना। मॉल के अंदर एक कोई भी चीज़ आप लेके आ रहे हो, कुकड़ी वगैरह जो होती है, जो यहाँ बाहर 10-10 रुपये की मिल जाती है, मॉल में वही पैक होकर आपको 150 रुपये की, 250 रुपये की मिलती है, वहाँ पर अच्छे से लुट के आ चुके हो। लेकिन बाहर अगर आप आ रहे हो, रिक्शे वाले को देख लिया है, ऑटो वालों को देख लिया, तो वहाँ पे मोल भाव स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से जी मुझे वहाँ तक जाना है, बताओ कितने रुपए लोगे, कि 40 रुपये ना, 20 रुपये लेगा तो चले। मतलब ये मेंटलिटी होती है ना। मतलब भारत के लोग हैं ना, वहाँ डिस्कस नहीं करते हैं जहाँ पर लेवल बड़ा होता है, डिस्कशन करना वहाँ पे पसंद करते हैं जहाँ पर अगले वाला जो सामने वाला जो आदमी है वो छोटा होता है। सब्जी की दुकान पे देखो, सब्जी के बड़े मोल भाव होते हैं, कितने रुपए की भिंडी चल रही है, कितने की प्याज चल रही है ना, इतने में नहीं जी, इतने में दे दो। तो मोल भाव भाई क्यों कर रहे हो बेचारे, वो भी अपने, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत रईस आदमी है आप उससे जो है मोल भाव करने लग रहे हो, ठीक है 10-15 रुपये का फ़र्क आ रहा है, दे दो आप, उसे क्या जा रहा है ना। तो एक्चुअल में मेंटलिटी है, जो कि मेंटलिटी जो है हमें सभी को सुधारनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। तो ये है भाई पूरा का पूरा खेल। अच्छा, हम बात कर रहे थे शुद्ध जल की, तो जो वर्षा का जल है यहाँ पे बात चल रही थी। वर्षा का जो जल है वो शुद्ध केवल और केवल वही है जब वो ऊपर है, ऊपर की ओर जब है वही है। जब वो वर्षा का जल नीचे आ रहा है तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, अशुद्धियाँ हैं, बहुत ठीक ठाक अशुद्धियाँ। आपको तो पता ही होगा पर्यावरण कितनी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। तो जब वो वर्षा का जल नीचे की ओर आ रहा होगा, बूंदें नीचे की ओर आ रही होंगी, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो चुकी होंगी, आयंस मिक्स हो चुके होंगे, और फिर उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो चुकी हैं, इसका मतलब अब वो शुद्ध नहीं रहा है, पूरी तरीके से अशुद्ध हो चुका है। तो वो भी जो है उसमें भी जो है नीचे आकर तो भाई ठीक ठाक लेवल पे विद्युत धारा जो है प्रवाहित करेगी। तो शुद्ध जल जो है आप स्पेसिफाई अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये कंपनी वगैरह में जो आपने देखा वो डॉक्टर्स वो जो यूज़ करते हैं ना, जो जैसे मेडिसिन होती है कोई,
जिसमें पानी नहीं आता है तो उसमें जो है पानी खींच के जो है सिरंज से और उसमें डालते हैं, फिर उसे घुमाते हैं ऐसे करके। तो जो पानी जो होता है उसके अंदर जो बोतल में से पानी जो खींचते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो एकदम शुद्ध जल होता है, उसमें आयंस नहीं होते हैं, किसी भी तरह का कोई आयंस नहीं है। और वो शुद्ध जल यानी बॉडी के अंदर अगर आप उसे भेज रहे हो तो उसमें कोई आयन नहीं है, न्यूट्रल है, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं उसे, इसीलिए उसका जो है यूज़ किया जाता है। तो वो शुद्ध है। उसमें अगर आप जो है बिजली डाल रहे हो और हाथ डाल रहे हो तो आप जो है कुछ भी नहीं हो सकता है, आप उसे देख सकते हो कि हाँ भाई बिजली के अंदर जो है मतलब शुद्ध जल के अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब है, नाम से क्लियर रहा, अर्धचालक, अर्ध बोले तो आधा चालक है और आधा जो है कुचालक हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में तो हम जो है लास्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स का 12th में ही, उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चलेगा, अर्धचालक के ऊपर ही चलेगा। और अर्धचालक जो होते हैं वो एक इतने अमेजिंग पदार्थ होते हैं अर्धचालक के, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हीं पर बेस्ड है। कोई भी टेक्नोलॉजी वाला जो आप उठा लीजिए कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, एम्पलीफायर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, सोलर पैनल्स हैं, वो सब के सब किससे मिलकर बनी हुई होती हैं? अर्धचालक से ही मिलकर बनी होती है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी हुई थी। तो टेक्नोलॉजी के पीछे बढ़ने का जो रहस्य है, पीछे का जो काम है, वो किसका है? अर्धचालक का ही है। चालक और कुचालक के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं। यानी देखो, वह पदार्थ जो आवेश या विद्युत धारा की गति का विरोध करते हैं तथा रूम ताप पर कुचालक एवं तापमान बढ़ाने पर चालक की भांति जो है व्यवहार करते हैं। तो ये जो है कम टेम्परेचर अगर है तब तो ये कुचालक होंगे, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करने लगते हैं? चालक की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, उनको हम अर्धचालक बोलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, कार्बन होता है आदि। और आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हो, जो कार्बन की फैमिली होती है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन फैमिली के जो तत्व होते हैं वो एक्चुअल में अर्धचालक की कैटेगरी में डाले गए हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा अर्धचालक के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन दोनों को हम जो है अर्धचालक के रूप में जो है अच्छे से यूज़ करते हैं, ये वाले जो है। तो इस तरीके से हमारे चालकों का वर्गीकरण है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश को किस तरीके से आप जो है उत्पन्न कर सकते हो, वैसे कि घर्षण के द्वारा कर सकते हो या प्रेरण के द्वारा कर सकते हो या इंडक्शन कंडक्शन के द्वारा कर सकते हो। तो आवेश किस तरीके से उत्पन्न किया जाएगा वो है कुछ प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद फिर हम कूलाम का नियम कल की क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा इंट्रोडक्शन है आवेश के बारे में, एक्चुअल में आवेश है क्या, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, आवेश का वास्तव में क्या मतलब है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।